नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका स्टेट में जो आपकी पीआरटी होती है, पीआरटी का जो आपका एग्जाम होता है 1 से 5 तक, है ना, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। उसमें हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस के बारे में बात करेंगे और ईवीएस के टोटल 5 वर्षों के कितने 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर पेपर देंगे आपको 2018 के, 19, 20, 21 और 22। ये 5 वर्षों के आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ ईवीएस के। कल हमने बाल विकास का वीडियो अपलोड किया था, कल नहीं एक दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। उसमें भी आपको 5 वर्षों के यानी कि टोटल 150 प्रश्न यहाँ पर भी मिलेंगे और 150 प्रश्न बाल विकास के जो कि हम अपलोड कर चुके हैं। उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले 2018 का हम सोल्व करेंगे, उसके बाद 19 का, 20 का, 21 का, ऐसे करके 22 तक आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के प्रश्न पत्र मिलने वाले हैं। लेवल फर्स्ट हैं ये, 1 से 5 तक आपके एग्जाम पीआरटी के लिए हैं ये, और सेट फर्स्ट है ना। इसको हम सोल्व करेंगे। तो हम जो भाग 1 है आपका, भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 130 तक हम इसको करवा चुके हैं। हम अब बात करेंगे भाग 5 की, पर्यावरण अध्ययन 121 से 150 तक, है ना। सेकंड, थर्ड और फोर्थ यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इनको भी हम कवर आपको जल्दी ही करवा देंगे। तो डायरेक्टली हम वहां पर 121वें नंबर पर चलेंगे। इसमें क्या रहेगा आपका, पर्यावरण अध्ययन रहेगा, है ना। ये रहा आपका पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न। देखिए 2018 का पेपर है और पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य यहाँ पर पूछा गया है कौन सा है। क्या आपका उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है या फिर केरल है। आप भी यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि भाई इस प्रकार के 30 प्रश्न आपके सामने आ जाए, या फिर 2018 का पेपर यदि आप देते तो आपको कितने नंबर आ सकते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाले भारत का प्रथम राज्य के बारे में पूछा गया है और वो है आपका दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली है। और इसे कब लागू किया गया था या फिर कब जारी किया गया था, तो इसे किया गया था 30 जून 2008 को। कब, 30 जून 2008 को जारी किया गया था। कहां पर, दिल्ली, है ना। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है। हर प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, काफी प्रश्न रिपीट होते हैं तो यहाँ पर उन प्रश्नों पर भी ध्यान देना है जो रिपीट हुए, उनके बारे में आपको बताऊंगा। हर जो प्रश्न रिपीट हुए उनके बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय जो मृदा है उसमें क्या उत्पादित नहीं होता है। विशेष ध्यान यहाँ पर भी देना है कि भाई नेगेटिव पूछा गया है कि पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर नहीं यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। क्या वो जल नहीं उत्पादित होता है, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए होगा आपका जल, पोषक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों ही कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में उत्पादित होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती उत्पादित, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो 1 से अधिक राज्य में स्थित है। वैसे तो वैश्विक धरोहर बहुत सारे हैं, लेकिन वो कौन सा एक ऐसा वैश्विक धरोहर भारत का जो कि 1 से अधिक राज्यों में स्थित है। क्या वो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, भारत की माउंटेन रेलवे है, सुंदरवन रेलवे पार्क है, या फिर कालका शिमला रेलवे है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका भारत की माउंटेन रेलवे, है ना। ये 3 राज्यों में स्थित है। कितने, 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं वो आपके, एक है आपका पश्चिम बंगाल, पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, ये अपनी कॉपी में भी नोट करते चलिएगा, है ना। और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारत की जो माउंटेन रेलवे है ये स्थित है। अब यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये कहां पर स्थित है तो सभी को पता होगा, यूके उत्तराखंड में स्थित है ना। और सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी इंपोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। प्रश्नों को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर वृद्धि पूछी गई है। वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन है। तो जो वृद्धि होती है ये किसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक को चुनिए। यहाँ पर देखिए जैविक संगठक के बारे में पूछा गया, पारिस्थितिक तंत्र के। क्या वो क्लोरोफिल है, पलवक है, सूर्य का प्रकाश है या फिर मृदा है। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा, पलवक होगा। क्या होगा, पलवक। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण पूछा गया है, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापी सौर ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें दो उत्तर दिए गए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पूछा गया है तो इसका उदाहरण आपका सौर ऊर्जा भी होगा और नाभिकीय ऊर्जा होगा। यदि एक उत्तर मानते या फिर एक उत्तर देते तो वो कौन सा देते, नाभिकीय ऊर्जा देते, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा भी है। ये दोनों ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, तो दोनों ही आयोग ने करेक्ट माने हैं। यदि दोनों पे आपने टिक किए होंगे दोनों में से एक में, तो आपका जो विकल्प है वो आपका सही होगा, है ना। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही यहाँ पर विकल्प आपके सही होंगे। लेकिन यदि पूछे कि सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है इसमें, तो वो आपका नाभिकीय ऊर्जा होगा, है ना। यदि इस पे टिक करोगे तो भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? मुर्दाखोर जो मृत जीव होते हैं, है ना, उसमें नहीं पाया जाता, वो कौन सा? मशरूम है, गिद्ध है, दीमक है या फिर केचुआ है? तो मुर्दाखोर कौन सा नहीं है? तो आपने देखा होगा मशरूम, गिद्ध और दीमक, ये तीनों ही मुर्दाखोर यानी कि जो मृत जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो केचुआ होता है ये नहीं पाया जाता है, ये सभी अपघटक होते हैं और ये भी अपघटक होता है। क्या होता है? अपघटक होता, लेकिन ये मुर्दाखोर नहीं होता केचुआ। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स उत्पादित होती है। यहाँ पर एक्स के स्थान पर कौन सी गैस होगी? इस प्रकार से एक्स वाई जेड यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो जहरीली गैस एक्स है वो उत्पादित होती है घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस एक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वाई में संयोजित हो जाती है। एक्स और वाई क्या है? ये एक दूसरे में संयोजित हो जाते हैं। रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। एक्स वाई जेड को पहचानिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस एक्स जो होगी वो कौन सी होगी? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तीनों में है। फोर्थ वाला विकल्प भी हम देख लेते हैं। तो चारों में कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ सांस द्वारा खींचे जाने वाली गैस एक्स रक्त में उपस्थित वाई से संयोजित हो जाती है। तो यहाँ पर एक्स गैस कौन सी? यहाँ पर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये रक्त में उपस्थित पदार्थ के हीमोग्लोबिन में संयोजित हो जाती है। किसमें? हीमोग्लोबिन में संयोजित हो जाती है। साथ में जो जेड को वहन करने, जेड यानी क्या होगा आपका? ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये क्या कर देती है? कम कर देती है, जिसमें श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपको पहचाना था एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड क्या होगा? आपका तीसरा वाला विकल्प होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, बायोमास के अवायवी किण्वन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पादित होती है? यहाँ पर बायोमास के अवायवीन किण्वन द्वारा पूछा गया है कि वो कौन सी गैस है जो कि उत्पादित होती है। बायोगैस है, गैस ऑयल है, प्राकृतिक गैस है या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा आपका? बायोगैस, है ना। कौन सी होगी उत्पादित गैस? बायोगैस उत्पादित होगी। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ओजोन के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना। भाई सही कथन कौन सा होगा? हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8 7.8 नहीं भैया, कितना है? 0.00006%। कितना है? मात्र 0.00006। याद रखिएगा, प्रतिशत पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प हमारा क्या होगा? गलत होगा। दूसरा विकल्प है आपका, क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन होती, तो यहाँ पर उत्तम नहीं होती है। यहाँ पर उत्तम नहीं होती है। उत्तम किसमें होती है? आपकी समताप मंडल में होती है। किसमें होती है? समताप मंडल में, है ना। इसमें तो कमजोर होती है। लेकिन यदि पूछा कि उत्तम ओजोन किसमें होती है, तो समताप मंडल में होती है। तो आपका दूसरा वाला विकल्प भी क्या होगा? गलत होगा। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करती, बिल्कुल सही, सभी को पता। सरल सा प्रश्न आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, है ना। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर क्या करती है? ऑक्सीजन निर्मित करती है। ओजोन सप्ताह मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करती है, तो यहाँ पर वृद्धि नहीं करती, क्या करती है? कमी करती है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा? आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य? यहाँ पर देखिए, एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य क्या है? सांप, टिड्डा, पलवक या फिर मानव? तो सांप, टिड्डा और पलवक, ये इसमें एक ही
पौष्टिकता स्तर होता है, लेकिन जो पलवक होता है, पलवक में एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य होता है ये पलवक। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। यहाँ पर वो कौन सा है जो कि भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। अपर्याप्त वर्षा, अपर्याप्त वर्षा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है भौम जल स्तर कम होगा, है ना। नलकूपों की बढ़ती संख्या, इससे भी भौम जल स्तर की कमी होगी। बढ़ता वनोन्मूलन, यदि हम वन वगैरह इनको यदि हम काटेंगे तो उससे भी क्या होगा, जो भौम जल है उसका जल स्तर कम होगा। लेकिन बढ़ती बर्फबारी, यदि बढ़ती बर्फबारी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ेगा ना कि घटेगा। तो यहाँ पर कौन सा भौम जल स्तर को कम नहीं करता है, तो बढ़ती बर्फबारी है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या है। सबसे छोटी से बड़ी आपकी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम आपको बताना है। दृश्य आएगा पहले, फिर अवरक्त आएगा या फिर पराबैंगनी। इस प्रकार से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही का चयन करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी क्या होगी, आपकी रेडियो होगी। क्या होगी, रेडियो होगी सबसे बड़ी। यहाँ पर सबसे छोटी पूछा गया है, तो क्या पीछे रेडियो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। उसके बाद इसके बाद कौन सी होगी, सूक्ष्म होगी। कौन सी होगी, सूक्ष्म। इसके बाद यदि हम बात करें तो अवरक्त होगी, अवरक्त। तो अवरक्त यहां पर है। अवरक्त के बाद क्या होगा आपका, दृश्य होगा। दृश्य के बाद क्या होगा आपका, पराबैंगनी होगा। और इसके बाद एक्सरा आएगा, एक्सरे। और इसके बाद आपकी जो गामा रे किरणें होती हैं वो आएगी, है ना। तो इस हिसाब से हम बढ़ते क्रम में देखा था, लेकिन यहाँ सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम बताना था, तो वो आपका होगा पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त। जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं। प्रश्न को दोहरा लेते हैं, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को क्या कहते हैं। संकटग्रस्त कहते हैं, पैंडेमिक कहते हैं, संधारणी कहते हैं या फिर एंडेमिक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस अवस्था को क्या कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडेमिक। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है। प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी जल्दी जल्दी में हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई कौन सा जल प्रसारित रोग है ना, तो उसमें हम हेजा लगा देते हैं क्योंकि हेजा प्रसारित है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान से इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़ना, फिर हल करना है। जल्दबाजी में क्या होता है कि जो हमें आता है वो भी आप गलत कर देते हो। तो हमेशा प्रश्नों को इत्मीनान से पढ़ना है। इतना भी इत्मीनान से नहीं पढ़ना है कि समय कम पड़ जाए, पढ़ो इस प्रकार से कि वो प्रश्न आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्लियर क्या है, जल प्रसारित रोग कौन सा नहीं है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो देखिए आपका हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, ये तीनों ही जल प्रसारित रोग है, जल से होने वाले रोग है। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो रोग होता है एक प्रकार का क्या होता है, टीबी होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का टीबी होता है। ये हवा से फैलने वाला होता है। किससे, हवा से, है ना। किससे फैलता है, हवा से फैलने वाला रोग होता है, ना कि जल प्रसारित जैसे फैलने वाला होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बाकी जो है ये सब जल प्रसारित यानी कि जो दूषित जल होता है उससे फैलने वाले रोग है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु, ये काफी इंपोर्टेंट है। ये काफी बार पूछा गया है आपकी स्टेट एग्जाम में, चाहे एचटेट ले लीजिए, पर कोई सी एग्जाम है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट, लोहा या फिर निकिल है। सही आंसर पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा, है ना। हर प्रश्न में पहले आपको देना है। यदि आप इस समय में आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का टाइम आउट नहीं, जितना समय आपको लेना है ले लीजिए, है ना। अभी आपका जो है आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, इत्मीनान से उसका रिविजन करना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद एग्जाम में जितनी जल्दी आप करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे, 4 विकल्पों को पढ़ेंगे, उतना आपका फायदा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समय आपको देना है ताकि आप प्रश्नों और 4 विकल्पों को समझ सके। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु के बारे में पूछा गया है, तो वो है मैग्नीशियम। कौन सी है, मैग्नीशियम। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार के बारे में आपको बताना। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में क्या वो गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है या फिर प्रियदर्शनी पुरस्कार है। तो यहाँ पर वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में बताना है। आपने सुना होगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान में एक महिला थी, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं के नाम पुरस्कार है।
उनके द्वारा वहां पर क्या हुआ था कि पेड़ों की कटाई हो रही थी। कौन से पेड़? खेजड़ी। कौन से पेड़? खेजड़ी। और जो खेजड़ी है ये राजस्थान का क्या राजकीय वृक्ष भी है, इसकी कटाई की जा रही थी। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन में क्या किया था, वहां की जो औरतें हैं, वहां के जो लोग हैं, वो खेजड़ी से जो वृक्ष उससे चिपक रहे थे और बहुत सारे लोगों की वहां पर मृत्यु भी हो गई थी उस कारण। तो ये जो वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उन्हीं के योगदान के लिए इस पुरस्कार को चलाया गया था। उनका नाम था अमृता देवी, है ना, अमृता देवी बिश्नोई नाम था और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है और ये वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। वन्य जीव रक्षा के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनके नाम पर ही वो पुरस्कार का नाम रखा गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे आप शॉर्टकट में क्या कहेंगे? CPCB कहेंगे, है ना, के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है? देखिए, रिहायशी जहां पर लोग रहते हैं ना, जहां पर रिहायशी इलाके होते हैं, वहां के बारे में बात की जा रही है कि ध्वनि की ऊपरी सीमा के बारे में बताना है। क्या वो 45 डेसिबल है, 55 डेसिबल है, 75 डेसिबल है या फिर 90 डेसिबल है? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना, पहले आप बताएंगे फिर मैं तो बताऊंगा ही, है ना। तो देखिए यहाँ पर ऊपरी सीमा के बारे में पूछा गया है, तो ऊपरी सीमा होगी आपकी 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल, सॉरी नहीं 45 नहीं होगा, है ना, 55 होगा। कितनी जो ऊपरी सीमा है रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की, वो कितनी होगी? 55 डेसिबल होगी। यदि हम बात करें भाई सहन नहीं कर सकते ऐसी डेसिबल कितनी होगी, खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं खतरनाक डेसिबल, तो होगी 90 डेसिबल। 90 डेसिबल या फिर 90 डेसिबल से ऊपर यदि ध्वनि है तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, उसे आप सहन नहीं कर सकते, है ना। तो ये सिर्फ एक साधारण सा प्रश्न पूछा गया था कि भाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की जो ऊपरी सीमा है, सबसे ऊपरी सीमा, वो कितनी होगी? तो 55 डेसिबल होगी, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरेदान का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई जो ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए जो कचरेदान है, जिसको नाम क्या दिया गया है? ए है, इसका रंग कौन सा, यानी कि ठोस अपशिष्ट फेंकने वाला जो पदार्थ होता है जिसमें हम फेंकते हैं, उसका रंग कौन सा है? और पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट जो बी नाम दिया गया है, इस रंग का कचरेदान कौन सा है जिसमें हम चक्रित करने योग्य अपशिष्ट पदार्थों को फेंकते हैं? तो ए एवं बी को पहचानना है, इसका रंग आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ठोस अपशिष्ट फेंकने वाला जो कचरेदान होता है उसका रंग होता है आपका हरा। ए का क्या होगा? आपका हरा होगा। और जिसमें पुनः चक्रित करने योग्य अपशिष्ट पदार्थों को फेंका जाता है कचरेदान में, उसका क्या होगा? तो उसका होगा बी का आपका नीला। तो हरा और नीला कहां पर है आपका? हरा और नीला फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हरित ग्रह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? वायुमंडली में जो हरित ग्रह प्रभाव है उसके बारे में आपको बताना है कि मुख्यतः अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश को उत्पन्न होता है, वायुमंडली द्वारा अवरक्त विकिरणों के द्वारा होता है, भूतल द्वारा पराबैंगनी किरणों से होता है, या फिर वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी किरणों से होता है? तो इसके बारे में भी आपने काफी पढ़ा होगा, ये होता है वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से, है ना। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये काफी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। जटिल खाद्य श्रृंखला के बारे में बताना, क्या वो खाद्य जाल है, खाद्य नेटवर्क है, जैव भार का पिरामिड है, या फिर पौष्टिकता स्तर है? तो यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया है और वो खाद्य जाल ही होगा, है ना। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या होगा? आपका सही होगा। चलिए प्रदूषण द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर प्रदूषण द्वारा पूछा गया है, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों का आपको चयन करना है कि सही युग्म कौन सा है ना। तो पहला विकल्प है आपका केट क्राई सिंड्रोम एवं मीना माता। तो यहाँ पर जो मीना माता है ये जरूर प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग से होती, लेकिन जो केट क्राई सिंड्रोम है ये अनुवांशिकी रोग है। कैसा है ये? अनुवांशिकी रोग है ना। तो ये पहला वाला विकल्प तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा विकल्प देखते हैं, अनुवांशिकी लिखा है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, अनुवांशिकी रोग होता केट क्राई सिंड्रोम, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। दूसरा है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन एवं मेरास्मस। तो यहाँ पर जो हाइपरटेंशन ये
प्रदूषण द्वारा नहीं होता है ना, तो ये तो आपका दूसरा भी गलत हो गया। यहाँ पर मेरा समझ के बारे में बात करें तो कुपोषण होता है एक तरह का। क्या होता है ये? कुपोषण होता है, याद रखिएगा। तो ये भी आपका दूसरा वाला विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, मेरा समझ एवं क्वेशियार्कर। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में आपको बता चुका हूं। जो क्वेशियार्कर है ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होता है, ना कि प्रदूषण की कमी से या फिर प्रदूषण द्वारा होता है। सॉरी, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग ये आपका क्वेशियार्कर भी नहीं है और मेरास्मस भी नहीं। क्या है? मीनामाता और फ्लोरोसिस, ये दोनों ही किससे उत्पन्न होने वाले रोग है? प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका गलत युग्म का चयन करना है आपको कि भाई जो रिजर्व यहाँ पर दिए गए वो कहां पर स्थित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो तमिलनाडु में भी, केरल में भी और कर्नाटक में। तो बिल्कुल पहला विकल्प आपका सही होगा। देबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन पूछा क्या गया है? कौन सा गलत युग में है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें ओडिशा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये मिजोरम में नहीं। कहां पर नहीं है ये? मिजोरम में नहीं है। ये कहां पर है? मेघालय में। याद रखिएगा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मेघालय में, ना कि मिजोरम में। तो सही आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर भी प्रश्न वही है लेकिन विकल्पों को बदल दिया गया है। गलत कथन का आपको चयन करना है। प्रश्नों को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। पहला विकल्प है आपका यहाँ पर पावर पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों का माप है, बिल्कुल करेक्ट है। वनीकरण एवं वनरोपण की एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त दो शब्द, बिल्कुल वनीकरण और वनरोपण। यहाँ पर तीसरा भी करेक्ट है। वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम यहाँ पर नीचे से ऊपर बताना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। देखिए यहाँ पर जो 4 परतों का सही क्रम है ये गलत है, आपको आपका नीचे से ऊपर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला ही होगा। आपको सही क्रम बताना है ना। एक क्यूज पर मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, ये जो क्रम है नीचे से ऊपर आपको सही क्रम बताना कि नीचे से ऊपर पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा और चौथे पे कौन सा आएगा, है ना। इस प्रकार से 4 परतों का मुझे सही क्रम चाहिए कमेंट्स के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न है आपका 1992 में रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 सम्मानित हुआ, जो कहां पर हुआ था? रियो जेनेरो में हुआ था, जिसके बारे में आपको पता होगा, है ना। तो ये किससे संबंधित है? एजेंडा 21 संधारणीय विकास से है, प्रदूषण कीमत देगा का सिद्धांत से, पर्यावरण शिक्षा से, या फिर ओजोन परत के संरक्षण से है। तो सीधा सीधा जो एजेंडा 21 है या फिर एजेंडा 21 है ये संधारणीय विकास से संबंधित। किससे? संधारणीय विकास। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड है? ग्रीन गुड डीड कौन सा? सॉरी नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, बिल्कुल जहां पर लाल बत्ती होती है बिल्कुल ग्रीन गुड डीड है, अच्छा ये काम है आपके हिसाब से और सभी के हिसाब से, है ना, नियम के अनुसार भी सही है। तो ग्रीन गुड डीड, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना, ये बिल्कुल सही आपका है। पक्षियों के लिए दाना पानी डालना, ये भी ग्रीन गुड डीड के अंतर्गत आता है, बिल्कुल करेक्ट है, अच्छा काम है। आहार में विभिन्न अनाज खाएं, तो आहार में विभिन्न अनाज खाएं, ये भी ग्रीन गुड के अंतर्गत आता है। लेकिन कचरे को जला देना, कचरे को हमें नहीं जलाना चाहिए, ये ग्रीन गुड डीड के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन या फिर भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा कौन सा है? यानी कि इनमें से चारों में से एक पौधा ऐसा है जिसे पौधा ही नहीं कहा गया है ना। क्या नहीं कहा गया है? उसे पौधा ही नहीं कहा गया, पौधे के नाम की सूची में से उस वृक्ष को निकाल दिया गया है। क्या वो सरकंडा है, गन्ना है, खजूर है या फिर बांस है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बांस। बांस को आपने देखा होगा, या फिर जो बांस होता है वो किस प्रकार से यदि हम देख सकते हैं तो घास जैसा दिखाई देता है। घास को देखा होगा, वो बिल्कुल पतला होता है, लेकिन जो बांस होता है वो मोटा होता है। लेकिन वो किस में आता है? घास की श्रेणी में से रखा गया है, वृक्षों की सूची से इसे हटा दिया गया है। तो फोर्थ वाला विकल्प जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? हम जानेंगे 2018 की थीम, 2019 की थीम, 20, 21, 22 और 23। सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम कौन सी है। प्रकृति से लोगों को जोड़ना है, अपनी आवाज उठाए समुद्र तल नहीं, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना है, या फिर सावधानी पूर्वक
उपभोग करना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की जो थीम थी वो कौन सी थी? प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। कौन सी? प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना थी। यदि हम 2019 की थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम थी वायु प्रदूषण को मात दे। कौन सी थी? वायु प्रदूषण को मात दे, है ना। ये किसकी थीम थी? 2019 की। 2020 की हम बात करें तो प्रकृति के लिए समय। क्या था इसका? प्रकृति के लिए समय। ये आपकी 2020 की थीम थी। यहां पर मैं वैसे ही बोल देता हूं, है ना। 21 की जो थीम थी आपकी वो थी पीढ़ी बहाली, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। ये 2021 की थीम थी। 22 की हम बात करें तो केवल एक पृथ्वी 22 की पूछी जा सकती है और 23 की पूछी जा सकती है। तो 22 की जो थीम थी वो थी आपकी केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, यानी कि ओनली वन अर्थ, है ना। और 2023 की जो आपकी थीम होगी वो होगी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना। कौन सी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये 2023 की थीम थी। तो 18 से 23 तक मैंने सारी जो थीम उनके बारे में आपको बता दिया है। लिख लीजिएगा, जब भी समय मिले एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि थीम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 2018 की पूछे तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? पहले क्या होता था? डायरेक्टली यूरिया दे दिया जाता था, जिससे कि क्या है, लोग उसका दूध बना लेते थे ना, दूध में उसका उपयोग कर लेते थे। इस वजह से क्या किया, और भी बहुत सारी चीजें जिनमें यूरिया का उपयोग होने लगा, जो कि शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उसमें कौन सा तेल है जिसमें अब हर जो यूरिया को बनाती है उनको ये बता दिया गया है कि भाई इस तेल को ही उपयोग करना है, उसमें लेपित करना। तो कौन सा तेल है? कपास का तेल, नीम का तेल, अरंडी का, या फिर होहोबा का? तो वो तेल होगा आपका नीम का। यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? तो वो नीम के पौधे का तेल है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यूरिया को इस जो तेल है नीम का तेल, इसमें लेपित करना होता है, ये नियम में आ गया है ना। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगले उसमें कॉलम दिया हुआ है और दिवस के बारे में पूछा गया सीधा सीधा, और यहाँ पर निम्नलिखित कुटुंबों का की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि आपको सही जोड़ी का मिलान करना है ना। तो आप किस प्रकार से यहाँ पर सही होगा, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई विश्व जल दिवस, ओजोन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, पृथ्वी दिवस, ये कब मनाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे सरल प्रश्न है और इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस कब मनाए जाते हैं? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च। तो कहां पर है 22 मार्च? यहाँ पर विश्व जल दिवस 22 मार्च को, यानी कि पहले का क्या होगा, यहाँ पर लिखते भी चलते हैं जिससे कि हमें याद रहे ना। पहले का चौथा होगा। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस सभी को पता है 16 सितंबर को मनाई जाती है। तो ये आपका दूसरे का क्या हो गया? पांचवा हो गया। बी का पांचवा हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस, इसके बारे में भी आपको सभी को पता है भाई, ये 5 जून को मनाई जाती है। तो सी का क्या हो गया आपका? फर्स्ट हो गया। और डी का क्या होगा आपका? डी और ई लिख लेता हूं मैं, है ना। डी का आपका हो गया, डी क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाई जाती है? तो 22 मई को। कब मनाई जाती है? 22 मई को। तो डी का क्या हो गया आपका? थर्ड हो गया। और ई क्या है? पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है। कब? 22 अप्रैल। तो ई का क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। तो 4, 5, 1, 3, 2 ये कहां पर है? देखिए 4, 5, 1, 3, 2, यानी कि पहले वाले विकल्प में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, सीधा सीधा है कि विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता आपका 22 मई को, और पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आपके यहाँ पर 2018 का जो पेपर है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो गया। किसका? ईवीएस का, है ना। अब हम बात करेंगे 2019 की। किसकी बात करेंगे? 2019 के पेपर की बात करेंगे। और ये सीधा सीधा मैं पर्यावरण अध्ययन के जो पार्ट है आपका पार्ट 5 वहां पर ले आया हूं। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि भाई रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? 2019 का पेपर है। कब का है? 2019 का पेपर है ना। क्या वो बल है, संवेग है, वेग, या फिर द्रव्यमान है? तो राइट आंसर आपका क्या हुआ यहाँ पर? संवेग होगा, है ना। रॉकेट ये संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है, किन किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। सनराइज यानी कि उगता हुआ सूरज है ना, सनराइज यानी कि एक स्पीड से जो भी उद्योग है वो एक तेजी से बढ़ता हुआ जो उद्योग है उसके बारे में पूछा गया। लौह और इस्पात उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी है, सीमेंट उद्योग है या फिर सूती वस्त्र उद्योग है। तो यहाँ पर लौह और इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये पहले से ही ग्रो कर चुके हैं ना, सीधे सीधे कि भाई ग्रो करने वाला जो अभी कर रहा है उसके बारे में पूछा गया। तो तीनों तो पहले से ही ग्रो कर चुके हैं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी काफी तेजी से अभी ग्रो कर रहा है, या फिर सनराइज उद्योग इसको मानते हैं। तो यहाँ पर जो सूचना उद्योग होगा यानी कि केवल बी, यहाँ पर कूट में पूछा गया था तो केवल बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, है ना, सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, अफाई करेत दुबैया प्रजातियां हैं, ये क्या है भाई, जहरीली सांप की, मछली की है, जहर विहीन सांप की या फिर मेंढक की है। तो अफाई करेत और दुबैया सभी को पता है, सरल सा प्रश्न, ये सभी जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं, है ना। हमारे भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं जहरीले, मात्र 4 प्रकार के, जिसमें आपका पहला हो गया अफाई, दूसरा हो गया करेत, तीसरा हो गया दुबैया और चौथे नंबर पर है आपका कोबरा, है ना। इसको आप पहले नंबर पर रख सकते हैं क्योंकि ये सबसे जहरीला सांप होता है। तो आप पहले पे इसको रख ले, कोई दिक्कत नहीं, 4 सांपों के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा नहीं पूछेंगे। अफाई, करेत, दुबैया और कोबरा, ये चारों के चारों सांप बहुत जहरीले होते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं ना, याद रखिएगा, सीधे सीधा पूछे तो 4 प्रकार। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है, क्या बनता है क्रिया करने से भाई, 4 विकल्प आपके सामने बताइए जल्दी से। मशरूम, रेत, ह्यूमस या फिर कास्ट। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादों पर क्रिया करने से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, ह्यूमस है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या फिर नाइट्रोजन। राइट आंसर आपका होगा क्लोरीन। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं, यूरेनियम, कैडमियम, ल्यूटेनियम या फिर सोडियम। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम का उपयोग करते हैं, पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा नियत होती है। तो कुल मात्रा नियत नहीं होती विश्व में झीलों व नदियों की। यदि प्रश्न विकल्प में पूछा जाता कि विश्व में जल की कुल मात्रा नियत होती है तो बिल्कुल होती है ना, लेकिन झीलों व नदियों की नहीं होती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत होती है तो भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत कभी नहीं होती है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में भी जल की कुल मात्रा नियत नहीं होती, लेकिन विश्व में जल की कुल मात्रा क्या होती है, नियत होती है। तो पहला आपका गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, सही कौन सा होगा आपका, फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करता है। जो सोलर सेल है वो कौन सी धातु का उपयोग होता है इसको बनाने में, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर सिलिकॉन, जल्दी से बताइए। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, नई प्रजातियां बन जाती हैं यदि जनन कोशिका के डीएनए में संपूर्ण परिवर्तन होता है, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, अनुवांशिकी पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो। देखिए, अनुवांशिकी पदार्थों में परिवर्तन हो तब नई प्रजाति बन सकती है। इसमें क्या लिखा, नहीं हो, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। यहाँ पर सही क्या होगा, जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, साथ में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन होता है। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। ये नई प्रजातियों बनने में सहायता प्रदान करते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपका, किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, ऑक्सीजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर एड्रेनलिन। सबसे पहले आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है। इसके बारे में तो सभी को पता है, लेकिन किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, थायरॉक्सिन, है ना। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका,
बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? सरल सा प्रश्न सभी को पता होगा भाई, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मेथेन है या फिर एथेन है। तो सरल सा प्रश्न सभी को पता होगा, बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो कौन सा होता है? आपका मेथेन होता है ना। थर्ड वाला जो विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, डीएपी, कुपिकाए या फिर एटीपी। तो यहां पर जाना जाता है एटीपी। एटीपी को कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, और इसका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए इसका, एटीपी का। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिस, क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ये आपका एटीपी का पूरा नाम होता है ना, याद रखिएगा। वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका, कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पद है जो कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर जीवाश्म ईंधन का जलना। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन। ये जो पद है ये कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं होता है, बाकी तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जीवाणु जनित बीमारी कौन सी नहीं है? हैजा, तपेदिक या क्षय रोग, एंथ्रेक्स या फिर इन्फ्लुएंजा, कौन सी होगी वो? तो यहाँ पर जीवाणु जनित जो बीमारी है वो है आपकी हैजा, तपेदिक, क्षय रोग, एंथ्रेक्स है ना। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है ये आपकी जीवाणु जनित नहीं है, ये विषाणु जनित है। कौन सी है? ये विषाणु जनित है, और ये किससे होती है? वायरस से होती है ना। तो ये विषाणु है जनित बीमारी है, ना कि जीवाणु जनित। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? अब जैव निम्नीकरण, यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और कूट में आंसर देना है। जैव निम्नीकरण क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से खराब हो या फिर टूट जाता है, प्राकृतिक रूप से अपने आप ही खराब हो जाता है या फिर टूट जाता है, ऐसा कौन सा वर्ग है? इन चारों में बताना है। घास बिल्कुल प्राकृतिक रूप से खराब होने वाला, पुष्प भी है और हम पहले चमड़ा भी है ना, तीनों है ये। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। घास, पुष्प और चमड़ा ये तीनों ही प्राकृतिक रूप से खराब हो जाते, टूट जाते हैं ना अपने आप ही। यहाँ पर दूसरा विकल्प है, घास बिल्कुल हो जाता है, काष्ठ हो जाता, कांच नहीं होता है, यानी कि बी वाला आपका गलत है, ये अपने आप खराब नहीं होता प्राकृतिक रूप से, है ना। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प देख लेते हैं, फलों के छिलके। फलों के छिलके बिल्कुल ये सड़ गल जाते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से खराब हो जाते हैं। केक भी हो जाता है, नींबू का रस भी हो जाता है। दूसरा भी आपका करेक्ट होगा। केक, काष्ठ और प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक आपका अपने आप खराब नहीं होता है प्राकृतिक रूप से, ना ही टूटता है ना। तो डी वाला विकल्प आपका गलत हो गया। यहाँ पर पूछा गया था जैव निम्नीकरण कौन सा वर्ग है जैव निम्नीकरण का? तो पहला और तीसरा कहां पर? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? कपास को, पटसन को, नायलॉन को या फिर रेशम को? सभी को पता है कि ये जूट को कहा जाता है। जूट यानी कि पटसन, है ना। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? पटसन को कहा जाता है या फिर जूट को कहा जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित को सुमिलित आपको करना है, यानी कि एक तरफ कॉलम फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, किससे कौन सा प्रभाव होता है, किससे क्या होता है, और कूट में आपको आंसर देना। भाई सीएफसी से क्या होता है यह आपको बताना है। उसके बाद में CO2 से क्या होता है, N2 से क्या होता है, CO से क्या होता है। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या होता है? इससे ओजोन क्षय हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? CFC से यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है? ओजोन क्षय हो रहा है। यानी कि ए का क्या होगा यहाँ पर हम लिख लेते ताकि हमें बाद में मिलान करने में दिक्कत ना हो। तो ए का क्या होगा? आपका फोर्थ वाला होगा, है ना। ए का फोर्थ वाला होगा। और CO2 से क्या होता है? तो इससे होता है आपका हरित ग्रह। क्या होता है? हरित ग्रह प्रभाव होता है CO2 से। तो आपका बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और सी की हम बात करें NO2 यानी कि नाइट्रोजन से क्या होता है? N2 से। तो इससे होता है नाइट्रोजन से सर्वाधिक ये उपलब्ध गैस है ना अपने वायुमंडल में। सर्वाधिक उपलब्ध गैस कितनी प्रतिशत है? तो ये 78% है ना। सर्वाधिक उपलब्ध गैस कौन सी? N2 यानी कि नाइट्रोजन है। तो सी का आपका क्या हो गया? सेकंड वाला हो गया। और डी का हम बात करें CO का, तो ये क्या होती है? जहरीली गैस होती है CO,
है ना। जहरीली गैस कहाँ है, यानी कि विषैली गैस। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर हो जाएगा, यानी कि चौथा 4 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर एक का भी आपको पता होता तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 4 पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, कहाँ पर है, चौथे में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर सही आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण होता है, यकृत में होता है जो आरबीसी का, यकृत में, अस्थिमज्जा में, वक्र में, या फिर अग्नाशय में। तो वयस्क व्यक्ति में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो किसमें होता है, वो अस्थिमज्जा में होता है। याद रखिएगा, सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को भी आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ राज्य दे रखा है और दूसरी तरफ जल संरक्षण विधि आपको दे रखी है। तो यहाँ पर कौन से राज्य में कौन सी जल संरक्षण विधि है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जो एरिस की हम बात करें, यहाँ पर पहले राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान की होगी आपकी खड़ी। कौन सी होगी, खड़ी, यानी कि एक का क्या हो गया आपका 4 हो गया, है ना। और महाराष्ट्र की आपकी होगी बंधारस, तो बी का हो गया आपका तीसरा। और केरल की आपकी होगी सुरगम, यानी कि सी का आपका हो गया 5। तमिलनाडु की है आपकी एरिस, क्या है, डी का फर्स्ट एरिस। और ई का क्या है, बिहार का क्या बचा अब हमारे पास, पाइन। बिहार का क्या है, पाइन। ये हो गया आपका सेकंड। 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं, ये सीटेट में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मिल्पा कहते हैं, झुमिंग कहते हैं, रोका कहते हैं, या फिर लद्दांग कहते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा यदि भारत की पूछे कि भारत में क्या कहते हैं भाई स्थानांतरित कृषि को, तो उसको झूम खेती कहते हैं या फिर झूमिंग खेती कहते हैं भारत में। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है आपका आने वाले एग्जाम में। तो स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रोका। ब्राजील में क्या कहा जाता है, रोका कहा जाता है ना। और आपका क्या रहा, और ये लद्दांग, ये लद्दांग नहीं है, लड़ांग है। क्या है ये आपका लड़ांग है ना। और ये कौन से राज्य में इसको कहते हैं लड़ांग, तो इसको कहते हैं आपका मलेशिया और इंडोनेशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों देश में जो स्थानांतरित कृषि है इसको क्या कहते हैं, लड़ांग कहते हैं ना। याद रखिएगा। और यहाँ पर एक मिल्पा है ना। और मिल्पा ये आपका हो गया अमेरिका और मेक्सिको, अमेरिका और मेक्सिको, इन दोनों देशों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। झूमिंग यानी झूम खेती भारत में कहते हैं, रोका ब्राजील में कहते हैं, और लड़ांग ये मलेशिया और इंडोनेशिया में कहते हैं। तो हमसे पूछा गया था ब्राजील में, तो आपका रोका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं धावन सोडा का रासायनिक नाम। यहाँ पर देखिए, धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर सीधा सीधा धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो वो होगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ये धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है। और जो हम खाने वाला जो सोडा होता है, खाने वाला सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम पूछे तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और धावन सोडा के बारे में पूछे तो वो सोडियम कार्बोनेट है। राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या फिर निकल, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो मैग्नीशियम पाई जाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कमरे में ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कमरे में ताप पर कौन सी अधातु यहाँ पर पूछी गई, ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, आयोडीन, ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, कौन सी अधातु है, ये ध्यान देना है। पूछा क्या गया है, अधातु के बारे में पूछा गया है। यदि धातु के बारे में पूछते तो आपकी मरकरी होती, है ना। धातु आपकी कौन सी होती, मरकरी होती। लेकिन यहाँ पर अधातु के बारे में पूछा गया है, अधातु होगी आपकी ब्रोमीन, है ना। अधातु आपकी ब्रोमीन होगी।
और धातु आपकी मरकरी होगी, यहाँ पर अधातु पूछा गया है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा गया, पेट्रोल, कोयला, वन या फिर प्राकृतिक गैस। जो बार बार नवीनीकरणीय हो जाता है, यानी कि उसको हर बार उसका यूज करके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो है वन। क्या है वो? वन है। पेट्रोल आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा में नहीं आता, कोयला नहीं आता, प्राकृतिक गैस नहीं आती, वन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न है किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? देखिए किस वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछा गया, कौन सा जीव है? सरल सा प्रश्न है। चपटे क्रमी, हुक क्रमी, पिन क्रमी नहीं है, क्या है? केचुआ है, सभी को पता है जो केचुआ है, ये जो जीव है इसके द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अमरबेल जो होता है ये किसका उदाहरण है? स्वयं पोषिका, परजीविका, मृत कोशिका या फिर परपोषिका? अमरबेल के बारे में पूछा गया है और राइट आंसर आपका होगा ये परजीवी होता है। अमरबेल क्या होता है? परजीवी होता है, याद रखिएगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षित योगदान बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है। पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का बताना है, सापेक्षित योगदान कौन से उसमें बताना है? बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो बढ़ता हुआ क्रम आपका होगा CO2, C4, CFC और N2, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, ये बढ़ता हुआ क्रम है ना। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस के बारे में, जो कि 2018 में भी पूछा गया था। वहां पर एक कूट में आंसर यानी कि जोड़ी पूछी गई थी और यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि भाई विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 23 नवंबर और 23 मार्च। तो सभी को पता है 22 क्या है? 22 मार्च है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए लेंस क्षमता की SI इकाई क्या? लेंस क्षमता की SI इकाई के बारे में पूछा गया, हट से है, ल्यूमेन है, ओम है या फिर डाइऑप्टर है। यहाँ पर लेंस क्षमता की SI इकाई आपको बताना है और यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डाइऑप्टर है ना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है 2019 का आपका, उसके बाद 2020 पर हम चलेंगे। कौन सा कोशिकांग स्वयं का DNA रखता है? कौन सा कोशिकांग है जो कि स्वयं का DNA रखता है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है या फिर दो और तीन दोनों है? राइट आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये जो कोशिकांग है स्वयं का DNA रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। हम 30 पहले प्रश्न आपको करवा चुके, 30 अब करवा चुके, टोटल कितने हुए? 60 प्रश्न है ना। 90 प्रश्न और बचे हैं जो कि आगे हम आपको करवाने वाले हैं। 2018 का पेपर और 2019 का पेपर आपको करवा चुके हैं, अब आएगा 2020 का पेपर है ना। ये पेपर कब का है? 2020 का पेपर है आपका, पर्यावरण अध्ययन का। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियां वे हैं कौन सी हैं जो अन्य जातियों के लिए खतरनाक है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम हो गई है या फिर जिनके लुप्त होने का खतरा है। तो प्राणियों का संकटाग्रस्त कहाँ कौन सी जातियां हैं? सभी को पता, सरल सा प्रश्न है। जिनके लुप्त होने का खतरा है वो संकटाग्रस्त जातियां होती है ना। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होना इस तथ्य पर आधारित है। भाई क्यों होता है, किस तथ्य पर आधारित है? पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो कैसा है? झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है तो इसके बारे में आपको पता होगा, 23.5 डिग्री है ना, इसलिए मौसम में परिवर्तन होता रहता है ना। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है विटामिन B12 में उपस्थित धातु है, धातु कौन सी है B12 में? सोडियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है या फिर लोहा है ना। तो यहाँ पर B12 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोबाल्ट होगा। B12 में उपस्थित धातु कौन सी है? कोबाल्ट है। चलिए CNG और बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं? कुछ समय पहले यानी कि 2018 में पूछा था या फिर 19 में प्रश्न आया था, बायोगैस का मुख्य घटक सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया है? CNG जोड़ दिया गया है। और CNG और बायोगैस के दोनों के जो मुख्य घटक होगा वो कौन सा होगा आपका, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो होगा आपका मेथेन है ना। बायोगैस में मेथेन है और CNG में मेथेन है। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पादक नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम से क्या नहीं बनता है? सीधा सीधा ये पूछा गया है। तो पेट्रोलियम से बिटुमेन बनता है, स्नेलक तेल बनता है, पेरोफिल मोम बनता है, लेकिन कोक नहीं बनता। कोक आपका बनता है कोयले से।
किससे बनता है? कोयले से बनता है, यानी कि आपका पहला वाला जो विकल्प होगा वो गलत होगा। ये तीनों के तीनों ही पेट्रोलियम से बनने वाले उप उत्पादक होंगे। अगला प्रश्न है जैव मंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए जैव मंडल रिजर्व के बारे में सत्य कथन को आपको चुनना है, कौन सा होगा? इसका सत्य कथन आपको बताना है कौन सा होगा। इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो बिल्कुल है, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। इस संरक्षित क्षेत्र में केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां रहती है, तो यहाँ पर केवल समाप्त होने वाली प्रजातियां नहीं रहती है जैव मंडल रिजर्व में, तो दूसरा वाला भी आपका गलत हो गया। यहाँ केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए है, तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ क्षेत्र जैव विविधता व वहां की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है, तो बिल्कुल सही है। ये क्षेत्र के जैव विविधता व वहां की जो संस्कृति है इन दोनों के संरक्षण के लिए ही जैव मंडल रिजर्व है ना, केवल पादपों व जानवरों के संरक्षण के लिए नहीं है, इसलिए तीसरा वाला आपका गलत होगा। फोर्थ वाला क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होती है, चारों दिशाओं में होती है, 3 दिशाओं में, 2 दिशाओं में या फिर 1 दिशा में? जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में होती है। किसे? एक दिशा में, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ओजोन के बारे में सत्य कथन को आपको चयन करना है कि सत्य कथन कौन सा है ओजोन के बारे में। यहाँ जानवरों और पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, तो नहीं है, पहला आपका गलत होगा। यहाँ पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती, बिल्कुल सही है, आप बचपन से इसको पढ़ते आए हैं, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तीसरा विकल्प है कि वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% है, थोड़ी देर पहले बताया 3% नहीं है, 0.00006% ये अपने वायु में पाई जाती है, ना कि 3%, तो तीसरा भी आपका गलत होगा। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते, बिल्कुल सही है, ओजोन का जो उपयोग है वो जल के रोगाणु रहित करने में करते हैं, तो आपका बी और डी कहां पर? सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे वैश्विक गर्माहट भी कहते हैं, इसका जो तापमान है वो क्षोभ मंडल में बढ़ता है, आयन मंडल में बढ़ता है, मध्य मंडल में बढ़ता है या फिर समताप मंडल में बढ़ता है? इसका जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका जो तापमान है वो किस में बढ़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये आयन मंडल में बढ़ता है। कहां पर? आयन मंडल में बढ़ता है। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं और भारत में से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। सभी को इसके बारे में पता है, थर्ड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह। देखिए जल प्रदूषण के बारे में पूछा गया है कि उनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको इसके बारे में बताया था, यहाँ पर थोड़े से विकल्पों को चेंज कर दिया गया है, लेकिन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है हैजा, बिल्कुल जल प्रदूषण है। पैचिस भी आपका जल प्रदूषण है, पोलियो भी आपका जल प्रदूषण है, टाइफाइड भी जल प्रदूषण है, यानी कि जो पहला वाला विकल्प ही होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, और करेक्ट आंसर होगा आपका घास। जो घास है उसे टिड्डा खाता, टिड्डे को मेंढक खाता, मेंढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। ये एक प्रकार की श्रृंखला है, ऐसी ही श्रृंखला चलती है वन पारिस्थितिकी तंत्र में, वो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड वाला है ना। बाज जैसे कि यूं आप देख सकते हैं, बाज सांप को खाता, सांप मेंढक को खाता, मेंढक टिड्डे को खाता, टिड्डा क्या खाता है? घास खाता है। इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक उदाहरण पूछा गया है, एक चरण कौन सा नहीं है पूछा गया है, सॉरी है ना। वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, अवक्षेपण है या फिर प्रकाश संश्लेषण है। 133 का क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, थोड़ा सा मुझे पढ़ने में मिस हो गया था। प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण कौन सा नहीं ये पूछा गया है, तो वो आपका प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए पूछा गया, क्या सोयाबीन की, मूंगफली की, रतन जोत की या फिर सूरजमुखी की? तो यहां पर मैं आपको बता दूं इसके जो सही आंसर होगा वो सिर्फ मूंगफली को छोड़ के,
मूंगफली को छोड़ के सभी सही होंगे, सोयाबीन, रतनजोत और सूरजमुखी। इन तीनों से ही बायोडीजल के लिए, ये तीनों ही पौधे से खेती की जाती है बायोडीजल, है ना। जो रतनजोत है जिसे हम जेट्रोफा कहते हैं, है ना, सीधे सीधे प्रश्न में जेट्रोफा पूछा जाता है और इसका इंग्लिश नाम है जेट्रोफा। और ये भारत में इस पौधे से जो बायोडीजल के लिए पौधे में खेती की जाती है रतनजोत या फिर जेट्रोफा की, भारत में की जाती है ना। और यहाँ पर सोयाबीन की हम बात करें तो सोयाबीन अमेरिका, इस पौधे से खेती बायोडीजल के लिए किसके कहां पर की जाती है, अमेरिका में की जाती है ना। और सूरजमुखी की हम बात करें तो आपका जो सूरजमुखी है ये यूरोपीय क्षेत्रों में इससे खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया कि भारत में पूछा गया है कि अमेरिका में पूछा गया है कि यूरोपीय क्षेत्र में पूछा गया है या फिर और कहीं पूछा गया है। इसलिए जो आयोग है उसने 3 आंसर माने हैं, यानी कि आपने पहला लगाया तो भी सही होगा, तीसरा लगाया तो भी सही होगा, फोर्थ लगाया तो भी सही होगा, है ना। यदि ये ऐसा पूछता कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती नहीं की जाती तो आपका मूंगफली करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न नहीं पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है। इसका मतलब आपका पहला, तीसरा और चौथा तीनों ही विकल्प करेक्ट होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता पाई जाती है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता किसकी पाई जाती है, किस तत्व की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की या फिर सिलिकॉन की। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किसकी होगी, तो ये होगी आपकी ऑक्सीजन की। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता किसकी पाई जाती है, ऑक्सीजन की पाई जाती है। थर्ड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाते, बिल्कुल बचाते हैं। वन में पादप व जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। वन जलवायु वन चक्र को प्रभावित करते हैं, ना कि नहीं करते। और नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था तो यही आपका नेगेटिव कथन पूछा गया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, तीसरा वाला, है ना। मृदा वनों की वृद्धि व पुनर्जनन में सहायता होता है, तो ये आपका सही आंसर होगा, है ना, फोर्थ वाला। लेकिन कौन सा नहीं है पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय यानी कि थीम मैं आपको 2018 से लगाकर 23 तक की थीम बता चुका हूं, है ना, कि 18 में कौन सी थीम, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में। तो 19 में पूछी गई जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना या फिर मृदा संरक्षण। तो इसके बारे में आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है इसका कि 2019 की थीम कौन सी थी या फिर विषय कौन सा था, क्योंकि मैं 18 से 23 तक सारी थीम के बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह है। यहाँ पर देखिए गैर पारंपरिक स्रोत का समूह आपको बताना है कौन सा है। 138 का आंसर फटाफट कमेंट्स के माध्यम से दीजिए क्या होगा। देखिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का समूह पूछा गया है और वो आपका होगा सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये तीनों ही गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के समूह है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है। जो 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट है उसमें से एक कौन सा है। अरावली पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां है, हिमालय है या फिर विंध्याचल पहाड़ी है। तो राइट आंसर आपका होगा हिमालय, है ना। क्या है हिमालय, ये जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है, तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है ये भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था, 1982 में, 74 में, 72 में या फिर 81 में। राइट आंसर आपका होगा 1972 में। कब लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कपड़ों का प्रकार दे रखा है, एक तरफ राज्य दे रखा है। कौन सा राज्य में किस प्रकार के कपड़े बनाए या फिर पहने जाते हैं, तो ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए फिरन की हम बात करें तो फिरन जो है वो जम्मू और कश्मीर पहने और बनाए जाते हैं, तो फिरन का सही आंसर क्या जम्मू और कश्मीर होगा। राहिंदे ये भी आपका हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। लेकिन जो पानो भांजू है, जो पानो भांजू है पश्चिम बंगाल में नहीं पहने जाते इस प्रकार के कपड़े, ये पहने जाते हैं गोवा में। कहाँ पहने जाते हैं, गोवा में, और ये महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। महिलाओं के कपड़े होते हैं जिसे गोवा में पहने जाते हैं, ना कि पश्चिम बंगाल में।
और यही पूछा गया था कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो पानो भांजो नहीं है। याद रखिएगा, फिरन आपके जम्मू और कश्मीर में पहने जाते हैं, राइंदे आपके हिमाचल प्रदेश में पहने जाते हैं, फुलकारी आपके पंजाब में पहने जाते हैं, पानो भांजू पश्चिम बंगाल में नहीं पहने जाते, गोवा में पहने जाते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है चंद्र ग्रहण? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब होता है। बिल्कुल पहले वाले आपका करेक्ट आंसर होगा। जो पृथ्वी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच हो जाती है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो पहला वाला विकल्प ही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र एक एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि आंतरिक संरक्षण है, परिधीय संरक्षण है, अवस्थानीय संरक्षण है या फिर स्वस्थानीय संरक्षण है। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त पद होगा ये स्वस्थानीय संरक्षण होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। तो इसका कारण आपको बताना है कि भाई इसका कारण क्या है, कि ऐसा क्यों होता है? नवीन प्रवासी जातियों द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश करना, तो ऐसा नहीं है, पहला विकल्प आपका गलत होगा। पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधि, जो पशुपालक होते हैं, जो बीमार पशु होते हैं उसमें जो इलाज में औषधि होती है, जो दवाई यूज होती है, उसके कारण ही ऐसा होता है कि पहले हम काफी वर्षों पहले गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन अब वर्तमान में नहीं दिखाई देते हैं। तो वो इसी कारण होता है, गिद्धों के भोजन में आई कमी, भोजन में कमी उनको नहीं आती, गिद्धों में फैली महामारी। तो गिद्धों में अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देखने को क्या मिला है? पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त जो औषधि होती है उसके कारण क्या होते हैं? गिद्ध मर रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम हो रही है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है? जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी क्रियाकलाप कौन सा है? खनिजों की खुदाई। हम सीधे सीधे विकल्प पर चलेंगे और आंसर देते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला विकल्प है आपका खनिजों की खुदाई, बिल्कुल ये जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है आपका। और बांस की टोकरी बनाना, तो ये इसके बीच में कुछ कनेक्शन ही नहीं है, इसके कारण जंगलों में विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है बांस की कटोरी बनाने से। बांध का निर्माण करना, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट होगा, है ना। और उसके बाद में पत्तों से पत्तल बनाना, ये भी कुछ खास जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, ये भी आपका जंगल काटेंगे तभी भूमि तैयार होगी, तो इस वजह से भी ये भी जंगलों के विनाश का कारण है, उत्तरदायी है। तो हमारा सही क्या होगा? ए, सी और ई। ए, सी और ई कहां पर है? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 आर है। यहाँ पर जो 3 आर है उनके बारे में आपको बताना है। प्राकृतिक संरक्षण में सहायक, है ना। तो ये होगा आपका कम उपयोग, फिर उसका पुनः चक्रण, फिर उसका पुनः उपयोग, है ना। कम उपयोग, पुनः चक्रण उसका किया जाएगा और उसे फिर पुनः उपयोग में लाया जाएगा, है ना। ये आपका 3 आर होता है। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था भाई? 15 जनवरी से 21 जनवरी तक, 22 मार्च से 26 मार्च तक, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, या फिर 24 सितंबर से 28 सितंबर तक। तो ये जो आपका भारत जल सप्ताह 2019 से ये आपका मनाया गया था 24 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया गया था भारत जल सप्ताह 2019। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए संगमरमर कैंसर की घटना का कारण आपको बताना है भाई। कज्जल कण है, अम्लीय वर्षा है, CFCS या फिर कोहरा है। तो याद रखिएगा इसका जो कारण होगा वो आपका अम्लीय वर्षा होगा, है ना। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या होता है? हमेशा अम्लीय वर्षा होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। यहाँ अगला प्रश्न है आपका भाई, सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड। एक में राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है सूची फर्स्ट में, और महत्वपूर्ण वन जीव कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन से महत्वपूर्ण वन जीव रहते हैं इसके बारे में यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है। भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपके कौन से महत्वपूर्ण जीव रहते हैं? तो पूछे कि भारतीय शेर, तो भारतीय शेर आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, A, B, C और D, है ना। और रणथंभौर में कौन सा होगा? आपका बाघ होगा, है ना। बाघ जो महत्वपूर्ण जीव रणथंभौर में पाया जाता है, तो आपका पहले का दूसरा हो गया और बी का हो गया आपका तीसरा, है ना।
दूसरा, तीसरा और काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा, आपको पता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो काजीरंगा में पाया जाता है। तो आपका सी का हो गया फोर्थ। और डी का क्या हो गया आपका बांदीपुर, और बांदीपुर क्या है, ई भी है इसमें, है ना। और बांदीपुर में कौन से महत्वपूर्ण वन्यजीव रहते हैं, तो वो हाथी रहता है ना। तो आपका डी का हो गया फर्स्ट। और ई का यानी कंचनजंगा पार्क, तो यहाँ पर सीधा सीधा है कस्तूरी मृग, यानी कि ई का आपका हो गया 5। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और पांचवा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड वाले विकल्प में ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। एक बार फिर बता देता हूं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा वन्यजीव रहता है, तो भारतीय शेर रहता है, रणथंभौर में बाघ रहता है, काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा रहता है, बांदीपुर में हाथी रहता है, और आपका कंचनजंगा पार्क में कस्तूरी मृग रहता है। इस प्रकार से आप सूची का चयन करेंगे, कूट में आंसर देंगे, तो सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। आगे हम बढ़ेंगे, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, ये 2020 का पेपर है ना, याद रखिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद 2021 का हम सोल्व करेंगे। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है, भारत के किस क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। कुछ समय पहले अपने प्रश्न पढ़ा था कि भाई स्थानांतरित खेती को ब्राजील में क्या कहते हैं, है ना। और यहाँ पर भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो ये की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। कहां पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है ना। तो याद रखिएगा, ये आपका 2020 का पेपर हो गया। अब हम बात करेंगे 2021 की। किसकी बात करेंगे, 2021 के पेपर की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूं पेपर को, है ना। ये रहा आपका 2021 का पेपर, पर्यावरण अध्ययन भाग 5। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि दी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। भाई ये अल्फ्रेड रसल वॉलेस के द्वारा लिखी गई है, कि अल्फ्रेड रसल थियोरियो के द्वारा लिखी गई है, रसल मेलर द्वारा, या फिर रसल फ्रांसिस के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर जो दी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक है, ये अल्फ्रेड रसल वालेस के द्वारा लिखी गई, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है। वर्षा मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है या फिर उपयुक्त होता है। रेन फेडर, संघीय मौसम वर्षा मीनार, या फिर वर्षा मापी। सभी को पता है वर्षा मापी, है ना। ये वर्षा मापी यंत्र वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF, इसको क्या कहते हैं, विश्वव्यापी कोष कहते हैं। इसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से है। 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक नदी कौन सी है विश्व में, गोदावरी, यमुना, गंगा, या फिर सरयू। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गंगा। याद रखिएगा, ये WWF के अनुसार है, विश्वव्यापी कोष के अनुसार 10 नदियों में से, विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है गंगा, जो कि संकटग्रस्त नदियों में से एक है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ओजोन परत के क्षय का कारण आपको बताना है भाई, NFC है, NCC है, CCF है, या फिर CFC है। तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं मैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदायों और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक हास्य और समर्पण का प्रदर्शन किया। यहाँ पर जो प्रश्न शायद मैंने 2018 में या फिर 19 में बताया था आपको, उसमें सीधे सीधे पूछा गया था कि भाई जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सीधे सीधे वहां पर आंसर दे दिया गया था। प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। यहाँ पर भी आपका वही आंसर होगा। वन्य जीव की रक्षा में इन्होंने अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया था, इसलिए इन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, है ना। अगला प्रश्न, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यहां दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था। भाई एक वैज्ञानिक था, उनका मानना था, उन्होंने दर्शाया था कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी, है ना, वास्तव में एक ही परिघटना, दोनों की घटना क्या है, एक जैसी है। तो उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है क्या है, बेंजामिन होबार्ट है, बेंजामिन केओफ है, फ्रैंकलिन है, या फिर वेन लीर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, उनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन उनका नाम था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है MCBT क्या है।
यानी कि एमसीबीटी क्या है, यहां पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होगा आपका मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, है ना, एमसीबीटी, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक का रंग नीला होता है और दूसरे का रंग कैसा होता है, हरा होता है। हरा कूड़ादान निम्नलिखित पदार्थ के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए कूड़ेदान के बारे में आपको बता चुका था पहले ही, फिर से वो प्रश्न आ गया है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस किया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, हरा कूड़ेदान के बारे में, है ना। जो हरा कूड़ादान है ये कौन से पदार्थ के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये पेड़ की जो पत्तियां, सूखी पत्तियां होती है, उन पदार्थों के लिए किया जाता है हरा कूड़ादान। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यहाँ पर चार विकल्प है, इसमें एक विषम कौन सा है, क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है या फिर पवन ऊर्जा है। तो यहाँ पर आपको बता दूं पवन ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा है इन तीनों में विषम है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों ही क्या है, गैर नवीकरणीय स्रोत है ना, तीनों ही। लेकिन जो पवन ऊर्जा है ये नवीकरणीय स्रोत है, क्या है, ये एक नवीकरणीय स्रोत है और ये तीनों ही गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका विषम होगा इन चारों में से। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। जो CO2 है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में से एक है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। और निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस और कौन कौन सी है, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल पहला विकल्प आपका मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपका करेक्ट होगा, है ना। क्लोरोलिन नहीं है इसमें आर्गन नहीं है और इसमें आपका फ्लोरीन नहीं है, है ना। तो मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। चलिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है चक्रवात की गति को मापने के लिए, भूकंप मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए, किसी धातु की छड़ पर आवेश मापने के लिए। जो सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा भूकंप मापने के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बोना ग्रह है। बोना ग्रह के बारे में बताना है भाई, इनमें से कौन सा बोना ग्रह है। क्या पृथ्वी को बोना ग्रह कहा जाता है, बुध को, शुक्र को या फिर प्लूटो को। तो याद रखिएगा, हमेशा इंपोर्टेंट है, प्लूटो को हमेशा बोना ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह, बोना ग्रह कहा जाता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में। क्या वो संख्या का पिरामिड है, सभी उल्टे हो सकते हैं, जो उभार का पिरामिड है या फिर ऊर्जा का पिरामिड है। राइट आंसर होगा आपका ऊर्जा का पिरामिड, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कॉलम ए और बी दे रखा है और इसकी सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है, वो भी कूट में आंसर देना है। किसमें, कूट में आंसर देना है ना, कॉलम फर्स्ट और सेकंड का। तो यहाँ पर देखिए जो अस्थमा है वो स्मांग का कारण है, यानी कि यहाँ पर लिख लेते ए बी सी और डी। ए का होगा आपका पहला, ये किसका कारण है, स्मांग का कारण है अस्थमा। स्मांग जो है ये क्या है, एक प्रकार का आपका पारा है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये प्रदूषणकारी गैस है। मीना माता बीमारी ये फॉग तथा स्मोक है। तो इसका मतलब आपका बी का पहला हुआ, सॉरी ए का पहला हुआ, बी का आपका तीसरा हुआ, सी का आपका दूसरा हुआ, डी का आपका पांचवा हुआ। इस हिसाब से 1 3 2 5, 1 1 3 2 5, ये फोर्थ वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है वो सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 135 लिखकर, है ना। क्योंकि ये सरल सा प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया सीधा सीधा कि भाई प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 74 72 71 या फिर 81। तो इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 135 लिख के कि भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं, वो कौन सा जानवर है। टुकेन पक्षी है, ध्रुवी भालू है, पेंगुइन है या फिर लाल आंखों वाला मेंढक है। तो यहाँ पर वो जानवर लाल आंखों वाली मेंढक होती है जिनके तलवे कैसे होते, चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए
निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादन नहीं है? देखिए वन उत्पाद लिखा हुआ है ना, वन उत्पाद कौन सा नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, लाख जिसे लाहा बोलते हैं, और या फिर केरोसिन। तो जाहिर सी बात है विकल्प देख के पता चली गया होगा केरोसिन, ये वन उत्पाद नहीं है, यानी कि वनों से ये केरोसिन उत्पाद नहीं होता, नहीं बनता है ना। गोंद, प्लाईवुड, लाख ये सभी वनों से बनने वाले हैं, पेड़ों से बनने वाले हैं, लेकिन केरोसिन नहीं। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा रिक्तस्थान तथा रिक्तस्थान के ऑक्साइडों के कारण होती है। किसके कारण होती है अम्लीय वर्षा? सीधे सीधे ये पूछा गया है। जो अम्लीय वर्षा होती है ये सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होती है। अम्लीय वर्षा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर दिवस से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वीडियो में बना दूंगा, वैसे मैं बना चुका हूँ, फिर भी अलग से एक वीडियो एस्टेट के लिए बना दूंगा, है ना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 18 अक्टूबर, 17 नवंबर या फिर 16 अगस्त। तो ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कविता दी राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है या जो ये कविता है, सॉरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन विलियमसन, जॉन रोज, H.T. कोलरिज या फिर स्टुअर्ट फायरस्टीन। तो ये जो लिखी गई है ये आपकी H.T. कोलरिज के द्वारा लिखी गई कविता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? यहाँ पर उस पारिस्थितिकी तंत्र का नाम आपको बताना है जो पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। राइट आंसर आपका होगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना पूछी गई है 1814, 75 में, 1916 में या फिर 1969 में। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 1916 में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण प्राणी की जो स्थापना है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की जो स्थापना है 1916 में की गई थी। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हवा क्या है? एक पदार्थ है, एक यौगिक है, एक तत्व है या फिर एक मिश्रण है? हवा क्या है? सभी को पता होना चाहिए हवा क्या है। ये एक मिश्रण है ना, बहुत सारे तत्वों का क्या है, ये मिश्रण है। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या है? फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो वन महोत्सव है किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर में, फरवरी में, जुलाई में या फिर मार्च में? तो ये मनाया जाता है जुलाई। कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन है? यहाँ पर देखिए कौन सा जानवर है जिसमें अनुकूलन है। इसमें सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण शक्ति तीव्र होती है। इसके नखर मुंडे हुए, लंबे और पेने होते हैं। इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है या फिर इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों को देखकर आपको उस जानवर का नाम बताना है ना। पेंगुइन है, पोलर भालू है, न्यू वर्ल्ड मंकी या फिर टुकेन पक्षी है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका पोलर भालू। क्या होगा? पोलर भालू। इसमें सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, इसके नखर मुंडे हुए, लंबे और पेने होते हैं, इसके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं और इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वो कौन से होते हैं? पोलर भालू होते हैं। सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है निस्यंदन के द्वारा, विपरीत परासरण द्वारा, यूवी विकिरण द्वारा या फिर परासरण द्वारा। तो ये किया जाता है विपरीत परासरण द्वारा किया जाता है समुद्र के पानी का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? देखिए कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। 147 का आंसर फिटकरी द्वारा स्कंदन, ये बिल्कुल प्रयुक्त विधि है। निस्यंदन, जो निस्यंदन है ये पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, है ना, निस्यंदन विधि उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। फिटकरी द्वारा स्कंदन, क्लोरीन की गोलियों से शुद्धिकरण और उबालना, ये तीनों से आप इन तीनों विधियों से पानी को कीटाणु रहित कर सकते हैं ना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ये रिपीटेड प्रश्न है। तो किसके द्वारा होती है? केंचुए से होती है ना वर्मी कंपोस्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए वात दिग्दर्शन है, पवन चक्कियां है, पवन कटर है या फिर हवा का गोला है। सरल सा है, सभी को इसके बारे में पता होगा। पवन चक्कियां, है ना, आपने देखी भी होगी। ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्या है? एक उपकरण है। चलिए ये अंतिम प्रश्न है आपका 2021 का।
है ना। 2021 का पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और ये पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीवों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वनोन्मूलन, वन शिखर, कैनोपी या फिर अपघटक। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। आप 2018 से 20 तक प्रश्न देखेंगे तो इसमें ये तीनों प्रश्न आ गए हैं। पादपों और जानवरों से पूछा गया है, मृत शरीर का पूछा गया है ना, ह्यूमस का पूछा गया है। तीनों ही प्रश्न एक ही दे दिया गया है, यानी कि ये भी रिपीटेड प्रश्न आप देखेंगे तो सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। जो मृत जीव होते हैं उनके शरीर में रहते हैं ना, ये अपघटक कर देते हैं उसको। पादपों जंतुओं मृत शरीर में ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, ये 2021 का पेपर समाप्त हो गया। अब किसका बचा है हमारा? सिर्फ और सिर्फ 2022 का पेपर बचा हुआ है। तो ये रहा आपका 2022 का पेपर, है ना। और ये भी पार्ट 5 आपका पर्यावरण अध्ययन है। और इसको भी हम 121 से सोल्व करेंगे। तो डिस्पोजेबल लिखा हुआ है ना, जिसको प्रयोज्य में भी कहते हैं। प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए? डिस्पोजल ही लिखा हुआ है ना। ये सीधा सीधा जो हम चाय पीते हैं वो जो प्लास्टिक के होते हैं ना, वो प्लेटें होती हैं, उनके बारे में, गिलासों के बारे में यहाँ पर सॉरी बात की जा रही है। तो इनका जो उपयोग है वो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका उपयोग वे जैव अविघटनीय पदार्थ से बने होते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर पहला। ये क्या होते हैं? जैव अविघटनीय पदार्थों से बने होते हैं। आपका पहला वाला विकल्प ही सही होगा, है ना। वे हल्के भार वाले पदार्थ से बने होते हैं, तो ये कोई कारण नहीं होता है। वे जैव विघटनीय पदार्थ से बने होते हैं, वे जैव अविघटनीय पदार्थ से बने होते हैं ना, तीसरा भी गलत होगा। वे आविषी पदार्थ से बने होते हैं, तो इसमें कोई आविषी पदार्थ नहीं होता है। ये क्या होते हैं? जैव अविघटनीय पदार्थ से बने होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर देखिए, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 विकल्प दिए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। जो सही लगे उसका चयन करना है और कूट में आपको बाद में आंसर देना है। पहला विकल्प है कि इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूह से पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं पेय पदार्थों का चयन करना। बिल्कुल सही है आपका पहला वाला विकल्प। दूसरा देखते हैं कि इसका अर्थ है कि कुछ चीजों को कम मात्रा में खाना, जैसे कि जो संतृप्त वसा होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सामान्य शर्करा होता है, ये भी संतुलित आहार के अंतर्गत आता है। तीसरा विकल्प है कि इसका अर्थ है कि सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना। आपका तीसरा वाला विकल्प भी संतुलित आहार में आता है। फोर्थ वाला विकल्प देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि संतुलन प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक भूखे रहना। तो ये आपका फोर्थ वाला गलत होगा। क्या होगा सही? 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 कहां पर है? आपका सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यही तीनों विकल्प संतुलित आहार से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या नहीं है? जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, उसका आपको चुनाव करना है और करेक्ट आंसर बताना है। क्या है 123 का करेक्ट आंसर? हवा, लहरें एवं सूर्य। हवा, लहरें एवं कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी एवं सूर्य, हवा, सीएनजी एवं सूर्य। तो कौन सा समूह है उसका चुनाव करना है जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं। जीवाश्म ईंधन आपका हवा में नहीं है, लहरें में नहीं है और सूर्य में नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, हवा में है, हवा में नहीं है, लहरें में नहीं है, लेकिन कोयले में क्या है? जीवाश्म ईंधन है। दूसरा आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, तीनों में ही जीवाश्म ईंधन है। सूर्य में नहीं है, लेकिन पेट्रोल और लकड़ी में है, तो तीसरा वाला भी आपका गलत हो गया। हवा में नहीं है लेकिन सीएनजी में है, सूर्य में नहीं है लेकिन सीएनजी में है, तो फोर्थ वाला भी आपका गलत हो गया। सही क्या होगा आपका? पहला वाला, हवा, लहरें एवं सूर्य, इन तीनों में ही जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, उच्चतम भेदन क्षमता की विकिरण कौन सी? उच्चतम भेदन, मैंने है ना उच्चतम और निम्नतम दोनों के बारे में शुरू में बात की थी। तो यहाँ पर देखिए, जो उच्चतम भेदन क्षमता वाली किरणें होगी वो गामा किरणें होगी। कौन सी? गामा किरणें, है ना। सेकंड वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जंगल, झील, मछली घर या फिर तालाब। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा गया है और ये एचटेट में नहीं, ये सभी टेट एग्जाम में लगभग पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा 125 का, कि भाई एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर मछली घर, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जब मुंह से हवा को
के पानी युक्त एक परख नली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ दूधियापन किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? आपने देखा होगा चूना जब आप जब मुंह से हवा को चूने के पानी में युक्त मतलब पानी में उसे घुलाते हैं तो दूधियापन जैसा हो जाता है ना। तो किसके कारण होता है, कौन सी गैस के कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर से वो प्रश्न पूछा गया है लेकिन विकल्पों को यहाँ पर बदल दिया गया है। आप देखेंगे सीएनजी एक जीवाश्म ईंधन है ना, और द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी ये भी जीवाश्म ईंधन है ना, लेकिन एलएच यानी कि तरल हाइड्रोजन और पीईटी पॉलीएथिलीट टरथेलेट ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प और थर्ड दोनों को ही आयोग ने सही माना है ना, सेकंड और थर्ड दोनों विकल्पों को सही माना है। तो तरल हाइड्रोजन एलएच और पीईटी दोनों ही जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं ना। दूसरा लगाया हो तो भी करेक्ट रहेगा, तीसरा लगाया हो तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव या फिर मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है? जामुनी, लाल, बैंगनी या फिर नारंगी? सही आंसर का चयन कीजिए, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा लाल। जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव या फिर मुड़ने वाला जो रंग होता है वो लाल होता है। चलिए कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण होता है? स्थली, जली, अधिपादप या फिर मरुस्थली? राइट आंसर होगा आपका मरुस्थली। कांटेदार पत्तियां ये जो मरुस्थली पौधे होते हैं ये अभिलाक्षणिक गुण होता है इसका, कांटेदार पत्तियां है ना। तो यहाँ पर मरुस्थली आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है इसके बारे में आपको बताना। यूरोप है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये जो महाद्वीप है ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए कॉलम फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं और कॉलम सेकंड में उन्होंने किसकी खोज की है इसके बारे में सीधे सीधे पूछा गया है ना। तो यहाँ पर हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की है? तो इन्होंने याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज की। किसकी? पेनिसिलिन की खोज की है। अब एडवर्ड जेनर की हम बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की? तो इन्होंने चेचक का टीके की खोज की है। लुइस पास्चर की बात करें तो इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने किण्वन की खोज की है। रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की है ना। इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिलान करेंगे तो पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला है ना। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है? यहाँ पर विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। घास, खरगोश, भेड़िया, शेर बिल्कुल सही है आपका। प्लेक्टन, मानव, मछली, टिड्डा, घास, मृग, बाघ, गिद्ध, मेंढक, सांप, उकाब, घास, टिड्डा। तो यहाँ पर कौन सा घटक नहीं है पूछा गया है? तो प्लेक्टन, मानव, मछली, टिंडा, ये जो दूसरा वाला विकल्प है ये जो जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट है जो खाद्य श्रृंखला है उसका घटक नहीं है। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए ये काफी बार रिपीटेड प्रश्न है, हर साल प्रश्न ये रिपीट हो रहा है। जल जनित रोग है ना, प्रदूषित जल से जो रोग है वो कौन सा है? डिप्थीरिया है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस है या फिर खांसी है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा टिटनेस। जल जनित रोग के बारे में पूछा गया है, सॉरी टिटनेस, सॉरी जल जनित रोग के बारे में पूछा गया है ना। तो टिटनेस नहीं होगा आपका, हेपेटाइट होगा। जो हेपेटाइट रोग है ये जल जनित यानी प्रदूषित जल से फैलने वाला रोग है, हेपेटाइट है ना, टिटनेस नहीं है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तीसरा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित 3 तथ्यों के आधार पर ग्रह की पहचान कीजिए। यहाँ पर 3 तथ्यों के आधार पर हमें ग्रह के जो 4 ग्रह दे रखे, बुध, शनि, बृहस्पति और मंगल, इन चारों जो कथन है, सॉरी 3 कथन है यहाँ पर ना, 4 कथन नहीं है। इन चारों कथनों के आधार पर हमें उस ग्रह के बारे में बताना कौन सा ग्रह है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा आपका? बृहस्पति है ना। ये जो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, लेकिन दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके चारों ओर बर्फ का वलय है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। तो ये कौन सा होगा? आपका शनि होगा। याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? आपका शनि होगा। और उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और इसके चारों ओर क्या वलय है? बर्फ का वलय है ना। तो दूसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित पोषकों, कॉलम फर्स्ट में पोषक तत्व दे रखे हैं
और उनके मुख्य स्रोत कॉलम 2 में दे रखे कि भाई उसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, और सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि आपको यहाँ पर भी सही जोड़ी का मिलान करना है। देखिए यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करते कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां दालें दूध गेहूं, तो गेहूं होता है ना। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है आपका, गेहूं होता है। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो आपको सभी को पता है, दूध होता है। प्रोटीन का क्या होता है, दालों में प्रोटीन पाई जाती है। आयरन लोहा क्या किसमें पाया जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ऐसे आप सही जोड़ी मिलान करेंगे तो पहला वाला ही विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी में सम्मिलित करना है और उनके नीचे दिए गए कोटों का सही कोट का चयन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वायुमंडल की विभिन्न परतें दे रखी है, लगभग दूरी उनकी दे रखी है इधर, तो आपको इससे उनकी दूरी और उनकी परतों के बारे में बता रहा कि भाई क्षोभ मंडल की दूरी कितनी है, समताप मंडल की, मध्य मंडल की और बहामंडल की, है ना। उसमें आपको कोट में आंसर देना है क्या होगा। तो यहाँ हम बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है क्षोभ मंडल, है ना। तो पहले का आपका तीसरा हो गया। बात करें हम यहाँ पर समताप मंडल की, तो जो समताप मंडल है वो 20 से 60 किलोमीटर है समताप मंडल। फिर करें हम मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल आपका 60 से 120 है। फिर बहामंडल की बात करें तो ये 120 से 60 किलोमीटर है। इस प्रकार से याद रखेगा, इससे इस प्रकार से सही जोड़ी बनेगी और सही जोड़ी मिलान करने पर उत्तर आएगा आपका दूसरा वाला, है ना। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर है, समताप मंडल आपका 20 से 60 है, मध्य मंडल आपका 60 से 120 है और बहामंडल जो कि 120 से 600 किलोमीटर है ना। ये याद रखिएगा, सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी कॉलम फर्स्ट और सेकंड दे रखा है। यहाँ पर बायोस्फीयर और उनकी भौगोलिक स्थिति आपको बताना है और कूट में आपको आंसर देना है ना। तो नीलगिरी रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी आपका होगा, हाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल का क्षेत्र है ना। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख लेते ए बी सी और डी। ए का होगा आपका थर्ड, है ना। बी का आपका सुंदरवन रिजर्व की बात करें तो ये आपका होगा पश्चिम बंगाल, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मन्नार की खाड़ी की बात करें हम, मन्नार की खाड़ी आपका होगा तमिलनाडु तटीय क्षेत्र के 20 द्वीप और नंदा देवी रिजर्व ये होगा आपका उत्तराखंड। तो आपका बी का हो गया चौथा हो गया और तीसरे का आपका दूसरा हो गया और डी का आपका पहला हो गया। 3 4 2 1 और 3 4 2 1 आपके तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही है ना। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से एंटीलोप यानी कि मृग अनुपस्थित हो, तो क्या होगा, यानी कि घास, उसके बाद एंटीलोप मृग और बाघ। तो यहाँ पर से क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, अनुपस्थित कर दिया गया है। तो बाघ की समष्टि में वृद्धि हो जाएगी, घास की समष्टि में कमी हो जाएगी, बाघ घास खाने लग जाएगा या फिर बाघ की समष्टि में कमी होगी तथा घास की समष्टि बढ़ जाएगी। क्या होगा, घास और बाघ के बीच में से जो मृग है इसको हटा दिया गया तो इसकी अनुपस्थिति हो गई, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो इससे क्या होगा, बाघ की समष्टि में कमी हो जाएगी और घास की समष्टि क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है और यहाँ पर कॉलम पहला दिया हुआ है, एक में तिथि दे रखा है और दूसरे में दिवस दे रखे हैं और उनके आपको फिर से कूट में आंसर देना कि भाई कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ना, ये आपको इसके माध्यम से बताना है। तो हम 2 फरवरी की बात करें, भाई 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 2 फरवरी का आपका विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को सभी को पता है भाई विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या हुआ था, तो भोपाल त्रासदी दिवस हुआ था, यानी कि भोपाल त्रासदी गैस हुई थी 2 दिसंबर को और इसी दिन भोपाल त्रासदी दिवस मनाया जाता है। तो इसके अनुसार आप चलेंगे तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दोनों कॉलमों का सॉरी, यहां पर देखिए एक तरफ कमी लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रोग, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है सीधे सीधे यहां पर लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से सभी को पता है रतौंधी रोग होता है भाई विटामिन ए की कमी से। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से आपका रक्त अल्पत्ता होता है आयरन की कमी से, है ना। तो ये बी का आपका चौथा हो गया, है ना। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां की कमजोरी होती सभी को पता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो ये तो सभी को पता है भाई घेंगा रोग हो जाता है। तो इस हिसाब से यदि आप सही जोड़ी मिलान करेंगे
तो आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। विटामिन ए की कमी से रतुंधी हो जाएगा, आयरन की कमी से आपका रक्ताल्पता हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी हो जाएगी और आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो जाएगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भी देखिए कॉलम फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है। एक तरफ वैश्विक पर्यावरण समस्याएं दे रखी है और दूसरी तरफ उसका सुमेलित करना है, यानी कि उनका कारण दे रखा है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे और इसको भी कूट में ही आपको आंसर देना है। जो ओजोन परत क्षय की बात करें तो इसका कारण क्या है, तो भाई इसका कारण है आपका ओजोन परत क्षय के बारे में आपको बता चुका हूं, काफी बार बता चुका हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका कारण है आपका CFC एवं क्लोरीन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन, है ना। हरित गृह प्रभाव, इसका कारण क्या है भाई, तो इसका कारण है आपका CO2, SO2 एवं NO2 का उत्सर्जन। तो ए का आपका 3 हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो गया। बात करें हम यहाँ पर अम्लीय वर्षा की, तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है ना। तो सी का आपका फोर्थ हो गया। जैव विविधता की बात करें, इसमें जैव विविधता में कमी, तो ये वनस्पति एवं प्राणी समूह को समाप्त होना, ये इसका जैव विविधता में कमी होगी। तो इस हिसाब से बात करें तो अपना होगा ABCD। इसका होगा आपका ए का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, सी का आपका फोर्थ हो जाएगा और डी का आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां पर है, 3 1 3 1 3 1 4 2 फोर्थ वाला विकल्प है ना, यह आपका करेक्ट होगा फोर्थ वाला। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, चलिए हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व उपलब्ध है। हड्डी खाद, जो हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए क्या पोषक तत्व उपलब्ध है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कार्बन है या फिर फास्फोरस है। राइट आंसर आपका क्या होगा, इसमें क्या है, फास्फोरस है ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर उस महासागर के बारे में आपको बताना है जो ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में है और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। राइट आंसर होगा आपका हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है ये ऑस्ट्रेलिया के तो पश्चिम में है और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत आपको बताना है कि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। ज्वालामुखी विस्फोट है, जंगल की आग है, वनस्पति का विघटन है, ऑटोमोबाइल का निकास है। तो यहाँ पर कूट में आंसर आपको देना है क्या होगा। देखिए वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत में आपका ज्वालामुखी विस्फोट आएगा, जंगल की आग आएगा, वनस्पति का विघटन आएगा। ऑटोमोबाइल निकास से प्राकृतिक स्रोत नहीं, आप प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका मतलब है ABC आपके सही होंगे, ABC आपके तीसरे वाले विकल्प में सही होंगे और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता। टार्टरिक अम्ल, जो टार्टरिक अम्ल है ये किसमें नहीं पाया जाता, नींबू में, आंवला में, कच्चे आम में या फिर अंगूर में। टार्कटिक अम्ल, तो यहाँ पर जो टार्कटिक अम्ल है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं आयोग ने इसका आंसर पहला वाला माना है और दूसरा भी माना है, क्योंकि नींबू में और आंवले में दोनों में ही टार्कटिक अम्ल नहीं पाया जाता है ना। कच्चे आम में और अंगूर में दोनों में ही टार्कटिक अम्ल पाया जाता है। तो आंसर जो आयोग ने माना है वो नींबू भी माना है और आंवला भी माना है ना। तो पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है। यहाँ पर जैव विघटनीय बहुलक के बारे में पूछा गया, क्या पॉलिथीन है, नाइलॉन 6 है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है या फिर सेल्यूलोज है। यहाँ पर जैव विघटनीय बहुलक के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा सेल्यूलोज, है ना। ये आपका जैव विघटनीय बहुलक के अंतर्गत आता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए वायुमंडल की विभिन्न परत दे रखी है यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में और सेकंड में उनके गुणधर्म दे रखे हैं परतों के, है ना। और सुमिलित करना है आपको, नीचे दिए कूटों का सही उत्तर का चयन करना है। फिर से आपको कूट में आंसर देना है। 4 विकल्प है आपके सामने, कौन सी वायुमंडल की परत के गुणधर्म आपको बताने हैं। आपका प्रश्न 147 है और यहाँ पर कूट में आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल के बारे में हम बात करें, थोड़ा सा हम ऐसे रखेंगे ताकि आपके कूट जो है वो भी दिख जाए, है ना। तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की हम बात करें तो सारे बादल यहाँ बनते हैं क्षोभ मंडल में आपके, है ना। ये किस में होते हैं, आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल की हम बात करें तो ओजोन की उपस्थिति होती है समताप मंडल में। मध्य मंडल की हम बात करें तो मध्य मंडल आपका अधिकतर उल्कापिंड यही जलकर नष्ट होते हैं आपके।
मध्यमंडल में महामंडल की हम बात करें तो जो महामंडल होता है यहाँ उच्च ऊर्जा युक्त यूवी एवं एक्स किरणों का अवशोषण होता है आपके वायुमंडल महावायुमंडल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी, ए का क्या हो गया आपका दूसरा हो गया है ना, समताप मंडल का आपका पहला हो गया, और मध्यमंडल का आपका फोर्थ हो गया, और इसका आपका थर्ड हो गया। तो 2 1 4 3 2 1 2 1 4 3 ये आपका थर्ड विकल्प। तो थर्ड विकल्प ही आपका करेक्ट होगा ना, इससे आप मिलान करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है। SO2 ब्रोमाइड है, टेरिडोफाइड है, लाइकेन है, या फिर एल्गी जिसको हम शैवाल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक पूछा गया है, तो सबसे उच्चम सूचक होगा आपका लाइकेन, है ना। थर्ड वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, टेडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन या फिर कार्बन। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर देखिए वो होगा आपका आयोडीन, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये आपका 2022 का लास्ट प्रश्न है और इस वीडियो का भी लास्ट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर आपके 150 प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में बात की जा रही है कि ये कौन से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो वायुमंडलीय क्षेत्र कौन सा है। मध्यमंडल समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल या फिर बहिर्मंडल, महामंडल। राइट आंसर आपका होगा आपका क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल, इसमें ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अब यहाँ पर टोटल भी बताना है कि भाई इन 150 प्रश्नों में आपको कितना है, आप अलग अलग भी बता सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप बता सकते हैं। इसको सबसे ज्यादा सभी बच्चों को लाइक करना है और सबसे ज्यादा बच्चों को इसको शेयर करना है जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। काफी जानकारी इसमें आपको मिल गई और भी प्रश्नों की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे और भी यदि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो भी हम आपको देंगे, कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।